हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के सिलेबस में एक सेक्शन दिया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास का, और उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और दूसरा हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा वाला पोर्शन को रिवीजन करने वाले हैं, और रिवीजन भी कंप्लीट अच्छे ढंग से करने वाले हैं, जिससे आपका इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। ठीक है, मतलब सारा एग्जाम में इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू सोल्व आउट कर सकें। ठीक है, तो देखिए मेनली ये जो है ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संकलन किया गया था, क्योंकि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास बुक है डॉक्टर नगेंद्र वाला, इसमें लगभग 25 अध्याय है। ठीक है, तो 25 लेखकों को भी शामिल किया गया है, और उसमें लगभग 870 पेज हैं। ठीक है, तो ये संकलन बुक है इनका द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन्हीं के परिचय से इस टॉपिक को आरंभ करते हैं। देखिए, इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। जन्म हुआ था इनका 9 मार्च 1915 को कस्बा अतरौली, अलीगढ़, यूपी। ठीक है, माने इनका स्टेट था यूपी। कस्बा याद रखिएगा, अतरौली आ सकता है। ठीक है, और जन्म हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1915 को। ठीक है, अब देखिए इनकी मृत्यु हुआ था 27 अक्टूबर 1999 को नई दिल्ली में। तो साहित्य वाला पोर्शन में एक तो रामचंद्र का, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उनका जन्मतिथि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक इनका डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, अब देखिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1965 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा 1965। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वह है रस सिद्धांत। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है? तो वह है रस सिद्धांत। कब इनके रचना किए थे? तो 1964 में रस सिद्धांत का इन्होंने रचना किए थे, और 1965 में रस सिद्धांत रचने पर ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 वाला दिया गया था। ठीक है, तो इतना आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला भी इम्पोर्टेंट है, और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। इनकी यदि शिक्षा की बात करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी में इन्होंने एमए किया था, और हिंदी में इनको डीलिट की उपाधि ये प्राप्त किए थे। इनका जो कार्य क्षेत्र था दोस्तों वो था 10 साल तक इंग्लिश टीचर के रूप में दिल्ली कॉमर्स ऑफ कॉलेज। ठीक है, माने दिल्ली कॉमर्स का कॉलेज था, जिसमें ये 10 साल तक इंग्लिश टीचर के रूप में काम किए थे। कॉलेज का नाम है दिल्ली कॉमर्स कॉलेज। 5 साल इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर काम किए थे। 5 साल ऑल इंडिया रेडियो पर काम किए थे। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य किए थे। याद रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो पहला काव्य संग्रह है, इनका काव्य संग्रह जो पहला है वह है दोस्तों बनवाला। कौन है? बनवाला। 1937 में रचना हुआ था पहला काव्य संग्रह इनका बनवाला, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इनकी जो प्रमुख आलोचनात्मक रचना है उसके बारे में। तो प्रमुख में 3 आप याद रखिए, ये जरूरी है। पहला आलोचना है प्रमुख वाला सुमित्रा नंदन पंत, 1938 में ये इनका रचना किए थे। दूसरा है साकेत एक अध्ययन, 1939 में, और तीसरा है आधुनिक हिंदी नाटक, 1940 में। तो ईस्वी तो यहाँ पास 38, 39 और 40 है, तो इसको याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन और आधुनिक हिंदी नाटक, ये इनका प्रमुख आलोचना बुक है। ठीक है, ऐसे तो इनका आलोचना निबंध और है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख इनके निबंध के बारे में, जो इनका प्रमुख निबंध है। तो देखिए, विचार और अनुभूति जो है ना, ये है 1949 में इसकी रचना किए थे, ये निबंध है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियां जो है ये भी निबंध है।
विचार एवं विश्लेषण 1955 में इसका संपादन हुआ था, ये निबंध है। विचार एवं विवेचन 1959 में निबंध है। अनुसंधान और आलोचना 1961 में। आस्था के चरण 1968 में। आलोचक की आस्था 1966 में। बिना पानी के कंपाउंड में और हिंदी उपन्यास, इनके ये सब प्रमुख निबंध है। ठीक है, चलिए एक बार और से हम लोग फिर से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एक तो है विचार और अनुभूति 1949 में। दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ। तीसरा है विचार एवं विश्लेषण 1955। चौथा है विचार एवं विवेचन 1959। इसके आगे है अनुसंधान और आलोचना 1961। फिर है आस्था के चरण 1968। आलोचक की आस्था 1966। बिना पानी के कंपाउंड में और हिंदी उपन्यास, ये सब निबंध हैं। तो देखिए, यदि देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट है वह है यहाँ से दोस्तों हिंदी उपन्यास पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि हिंदी उपन्यास क्या है, किस प्रकार की विद्या है, तो ये निबंध है, याद रखिएगा। ये हो गया। और एक है दोस्तों आलोचक की आस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिर हो गया विचार और अनुभूति वाला। ये तीनों जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है तीनों। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे पढ़िएगा जैसे कि आपको कम से कम याद ना हो, तो कम से कम ये वाला जो पार्ट है वो आप ऑप्शन से उसको टिक आउट सही कर सकें। ठीक है, इतना कम से कम इस पर ध्यान देना है। चलिए, स्किप करने लायक नहीं कुछ है। ठीक है, देखिए आगे है अन्य इनके आलोचना बुक, निबंध और रचनाएं। ठीक है, तो उनके बारे में भी चलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसा दिया रहेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचना नहीं किया गया है। और एक रचना नहीं किया रहेगा वो दे देगा, और 3 इनके द्वारा रचना दे देगा, तब गलत ऐसे कर लीजिएगा ना, इसीलिए इसको भी पढ़ लीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 16 भागों में इनका रचना है। अर्धकथा 1988। अब ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अर्धकथा इनका आत्मकथा है। 1988 में इसका संपादन हुआ था। अर्धकथा क्या है, तो डॉक्टर नगेंद्र का आत्मकथा है 1988 ईयर। ठीक है, साल याद रखिएगा 1988 में। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा, काव्य कला और काव्य में उदात्त तत्व, ये सब इनकी रचना है। नाट्य दर्पण, अभिनव भारती, राम की शक्ति पूजा 1993, नई समीक्षा नए संदर्भ 1970। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यही प्रश्न आ जाएगा कि बताइए कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसके द्वारा रचित है। 4 ऑप्शन वहाँ पास आपको दे देगा, तो आपको तो सही टिक करना है ना, तो इसको कम से कम ध्यान इतना रखना होगा कि हाँ, ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ऐसी रचना नए समीक्षा नए संदर्भ के रूप में कुछ किया गया था। आगे देखिए, आगे है साहित्य का समाजशास्त्र 1982। मैथिली शरण गुप्त पर इन्होंने दो बार जो है ना वो बुक लिखे थे, इसीलिए पुनः मूल्यांकन वाला दिया गया है। आगे है भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि 1987, प्रसाद और कामायनी 1990, रस सिद्धांत 1964 और अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957। तो बताए थे हम आपसे शुरू में कि रस सिद्धांत एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 64 में इसकी रचना किए थे और इनको 65 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, अब एक ऐसी ही लाइन आप यहाँ से नोट में याद रखिए कि हिंदी का पहला जो ग्रंथ रचे हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में रचे हैं। वंस अगेन देखिए हिंदी का पहला ग्रंथ जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में रचा गया, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, हालांकि ये रामचंद्र शुक्ल वाला में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पास भी डिस्कस कर लिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये लाइन। अब देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन। इन्होंने अपने अनुसार से जो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको इन्होंने काल विभाजन किया था
तो इन्होंने 4 भागों में इसका विभाजन किया था। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिए, इनके अनुसार सबसे पहला जो भाग है, काल है, वह है आदिकाल। कौन सा काल है? आदिकाल। यदि आदिकाल की समय अवधि की बात करेंगे तो वह है दोस्तों 7वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी मध्य। आदिकाल याद रखिए नाम। सबसे पहले तो 4 नाम आप सुनिए, 4 नाम हम सुनिए यहाँ से। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, इसको याद करने का आप कोशिश कीजिए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, और जब आपको इतना याद हो जाए कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा काल विभाजन किया गया है हिंदी साहित्य का, तो अब उसमें समय अवधि याद रखने का कोशिश कीजिए कि आदिकाल का जो समय अवधि है वह है 7वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी मध्य। 7वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी मध्य। डेट इज क्लियर। चलिए आगे देखिए। दूसरा है दोस्तों भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय अवधि है, भक्ति काल का जो समय अवधि है वह है 14वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी मध्य। 14वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी मध्य। ये हो गया आपका भक्ति काल का। आगे है दोस्तों यहाँ से आधुनिक काल का, रीतिकाल का। देखिए पहले रीतिकाल का है 17वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी मध्य, और आधुनिक काल का है बाबू 19वीं शताब्दी मध्य से लेकर के अब तक। चलिए इसको पढ़ते हैं फिर से, क्योंकि देखिए वहाँ पास डायरेक्ट सवाल आ जाता है उसका समय अवधि से। ठीक है, या ऐसे भी आ जाएगा कि बताइए कि डॉक्टर नगेन के द्वारा जो काल विभाजन है वो सही क्रम में है कि नहीं, और आदि काल दे देगा, फिर आधुनिक काल दे देगा, फिर रीति काल और फिर भक्ति काल, ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। तो दोनों क्रम से समझिए आप, चाहे तो उसको सही क्रम में सजाने से या उसके समय अवधि को सही क्रम में सजाने से। तो देखिए आदि काल जो है ना वो 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य के बीच माना जाता है। भक्ति काल 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य, रीति काल 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य, और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी मध्य से लेकर के अब तक। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने आधुनिक काल को भी 4 भागों में इन्होंने बांटे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा दे रहे हैं, जैसे कि यदि ये वाला पोर्शन यहाँ लाइएगा तो आधुनिक काल यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जूम आउट करते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया कि आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा। ठीक है, देखिए तो आप लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी से लेकर के अब तक का समय है आधुनिक काल में। अब इन्होंने 4 भाग बांटा, जिसमें से सबसे पहला है पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु काल भी बोला जाता है। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो समय अवधि है भारतेंदु काल का वह है दोस्तों 1857 से 1900 ईस्वी। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल का जो समय अवधि है वह है 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी। ये सब फैक्ट्स जो है ना इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखिए, दूसरा है दोस्तों जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल का अन्य नाम है द्विवेदी काल। इसका समय है 1900 से लेकर के 1918, 1900 से लेकर के 1918। और तीसरा है छायावादी काल, वह है 1918 से लेकर के 1938, 1918 से लेकर के 1938। और चौथा है दोस्तों छायावाद उत्तरोत्तर काल, 1938 से लेकर के अब तक ये पीरियड है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि छायावाद उत्तरोत्तर काल को भी 2 भागों में बांटा, जिसमें पहला है प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल का समय है 1938 से 1953। और जो नवलेखन काल है इसका समय है 1953 से लेकर के अब तक। तो एक बार रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने सबसे पहले संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा था, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल।
आदिकाल का समय है 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य। भक्ति काल का है 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य। रीति काल का है 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य। आधुनिक काल का है 19वीं शताब्दी मध्य से लेकर के अब तक। अब आगे चल के इन्होंने आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटे थे, जिसमें से पुनर्जागरण काल जिसको बोलते हैं भारतेंदु काल, ठीक है। समय सारणी है 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल, इसका अन्य नाम है द्विवेदी काल, 1900 से लेकर के 1918। छायावाद काल 1918 से 1938 और छाया उद्योत्तर काल 1938 से अब तक। अब इसको भी 2 भागों में बांटा, एक तो प्रगति प्रयोग काल 1938 से 53 और दूसरा नवलेखन काल 1953 से लेकर के अब तक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे जो है ना ये अपनी विभिन्न प्रकार के शैलियों में अपना जो है ना वो निबंध वगैरह रचे थे, ठीक है। तो कौन कौन शैली में रचे थे देखिए, पहला है विवेचनात्मक शैली। अब यहाँ से ये शैली के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको भी इम्पोर्टेंट आप मान सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट शैली आ सकता है। इधर का पार्ट जरूरी नहीं है कि ये क्या है, लेकिन इधर ला सकता है कि बताइए कि डॉक्टर नागेंद्र जो है वह कौन कौन शैली में लिखा करते थे। तो विवेचनात्मक शैली और प्रसाधनात्मक शैली और गोष्ठी शैली है सभी, तो ये सभी टिक आउट करना होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, विवेचनात्मक शैली, इस शैली में लेखक तर्कों द्वारा युक्तियों को सुलझाता चलता है। मैंने जहाँ कोई युक्ति आ जाता है ऐसा कि जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो उसके लिए कुछ तर्क देता है और आपको समझाते चलता है। उदाहरण है इसका आस्था के चरण। उदाहरण एकदम इम्पोर्टेंट है कि बताइए कि विवेचनात्मक शैली का उदाहरण में कौन सही है, तो आस्था के चरण आपको टिक आउट करना होगा। दूसरा है प्रसाधनात्मक शैली। इस शैली में विषय को सरल और बोधगम्य रीति से प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। मैंने प्रसाधनात्मक में एकदम पूरा सरल शैली होता है, वो आसान शैली का उपयोग किया जाता है। गोष्ठी का उदाहरण है, आपको याद रखना होगा, हिंदी उपन्यास। और बताइए कि हिंदी उपन्यास क्या है, तो हम आपको शुरू में बताए थे कि वो इम्पोर्टेंट है, तो क्या था, उपन्यास था, ठीक है। तो गोष्ठी शैली का उदाहरण क्या है, हिंदी उपन्यास, ये निबंध है। क्या है, निबंध है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है दोस्तों साम्यवादात्मक शैली। इस शैली में जागरूक अध्येताओं को स्पष्टता एवं विवेचना दोनों ही बातें लक्षित होती है। मैंने जो लोग थोड़ा सा जागरूक होते हैं वैसे अध्येताओं को, वैसे अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को ये चीज़ जो है ना वो क्लियर समझ में आने वाला है, ठीक है। अब आगे है पत्रात्मक शैली। पत्रात्मक शैली का उदाहरण की बात किया जाए तो वह है केशव का आचार्यत्व और दूसरा है अनुभूति के क्षण, ठीक है। 6 नंबर में देखिए प्रश्नोत्तर शैली। प्रश्नोत्तर शैली में निबंधकार क्या करता है ना कि स्वयं प्रश्न पूछता है और स्वयं जवाब देता है, तो प्रश्नोत्तर शैली हो गया। इसका जो उदाहरण है वह है साहित्य की समीक्षा। क्या है, तो साहित्य की समीक्षा, ये जो है प्रश्नोत्तर शैली में रचा गया है। तीसरा है संस्मरणात्मक शैली में, इसका उदाहरण है अप्रवासी की यात्राएं। और इसका आखिरी है 8 नंबर का आत्म साक्षात्कार की शैली। इसका उदाहरण है आलोचक का आत्मविश्लेषण। उदाहरण क्या है, आत्म साक्षात्कार शैली का आलोचक का आत्मविश्लेषण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटेंगे और हर एक को अभी कंप्लीट रूप से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आदिकाल के बारे में। समय अवधि तो वहाँ पास आपको याद हो गया होगा सबको। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आदिकाल से। देखिए आदिकाल का समय अवधि है 7वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी मध्य, ठीक है। लेकिन कोई कोई बुक में जो है ना वो 8वीं से लेकर के 14वीं देता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए आदिकाल को जो है ना अनेक कवि जो हैं वो इसका अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल बोले हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या बोले हैं? तो आदिकाल ही बोले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या बोले हैं? वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या बोले हैं? तो वीर गाथा काल बोले हैं। डॉक्टर गिरियर्सन और राजकुमार वर्मा ने क्या बोले हैं? तो चारण काल बोले हैं। क्या? चारण काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या बोले हैं आदिकाल को? तो वीर काल बोले हैं। और आगे है राहुल सांकृत्यायन, ये आदिकाल को सिद्ध सामंत युग बोले हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीज वपन काल बोले हैं। मिश्र बंधु आदिकाल को आरंभिक काल बोले हैं। और गोलेंद्र पटेल आदिकाल को अंकुरन काल बोले हैं। गोलेंद्र पटेल क्या बोले हैं? अंकुरन काल। मिश्र बंधु आरंभिक काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल। डॉक्टर गिरियर्सन राजकुमार वर्मा चारण काल। रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। अब देखिए, ये जो आदिकाल बोले हैं ना, ये साहित्य की प्राचीनतम रूप के चलते आदिकाल को आदिकाल बोले हैं। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल जो है ना वीरगाथा काल क्यों बोले हैं? तो इन्होंने काव्य के गुणों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, इसीलिए वीर गाथा काल बोले आदिकाल को। डॉक्टर गिरियर्सन और राजकुमार शुक्ला जो है ना, वो क्या बोले हैं? चारण काल। तो चारण काल क्यों बोले हैं? क्योंकि इन्होंने कवि को प्रधान माने हैं, इसलिए चारण काल बोले हैं। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत बोले क्यों हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये जिस पर काव्य लिखा गया है उस विषय को प्रधान माने हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे है प्रमुख विशेषता। तो आदिकाल की प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो पहला, वीर रस की प्रधानता है आदिकाल में। क्या? वीर रस की प्रधानता है आदिकाल में। युद्ध का सजीव चित्रण है आदिकाल में। युद्ध का सजीव चित्रण है आदिकाल में। तीसरा, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया गया है आदिकाल में। चौथा, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश किया गया है आदिकाल में। पांचवा, भाषा जो है इसका वह प्राकृत है, अपभ्रंश है और डिंगल है। भाषा क्या है? प्राकृत है, अपभ्रंश है और डिंगल है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल के कवि और उनके प्रमुख रचना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से तो प्रश्न एक अवश्य बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे कि विजय पाल रासो के रचनाकार का नाम है नल सिंह। विजय पाल रासो के रचनाकार का नाम है नल सिंह। हमीर रासो के रचनाकार का नाम है सांगधर। हमीर रासो के रचनाकार का क्या नाम है? सांगधर। कीर्तिलता के रचनाकार का क्या नाम है? तो विद्यापति। आदिकाल में विद्यापति ने 3 रचना किए थे, एक कीर्तिलता, एक कीर्ति पताका और एक विद्यापति की पदावली। ठीक है, तो उसी के बारे में आगे है कि कीर्ति पताका विद्यापति और खुमान रासो तो दलपति विजय। खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय। बिसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल। विषय देव रासो के रचनाकार नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदई। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। परमाल रासो जागनिक कवि। परमाल रासो जागनिक कवि। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो। विद्यापति की पदावली विद्यापति। देखिए, एक बार फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले रचना किया गया था वह है विजय पाल रासो नल सिंह के द्वारा। हमीर रासो तो ये है आपके सांगधर के द्वारा। कीर्तिलता विद्यापति। कीर्ति पताका विद्यापति। विद्यापति की पदावली विद्यापति। खुमान रासो दलपति विजय। बिसल देव रासो नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। परमाल रासो जगनिक कवि। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो। ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम रचनाकार अमीर खुसरो। चलिए आगे देखिए,
हम लोग अभी क्या पढ़ लिए, तो आदिकाल के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिए। अब हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, भक्ति काल का जो मुख्य विशेषता है वह है साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना। ठीक है, मूर्ति पूजक भी और बिना मूर्ति पूजक भी, तो साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ इसमें हो गया था। आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा भक्ति काल की विशेषता रही है और काव्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है भक्ति काल को। समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग हुआ है भक्ति काल में और प्रकृति के सापेक्ष वर्णन किया गया है भक्ति काल में। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग भक्ति काल के बारे में और डीपली जानेंगे। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग भक्ति काल को दो प्रकार के धारा में बांट करके पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो है वह है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा जो है वह है सगुण काव्य धारा। पहला क्या है, निर्गुण काव्य धारा, दूसरा क्या है, सगुण काव्य धारा। ठीक है, देखिए निर्गुण में भी दो प्रकार हैं, निर्गुण में भी दो प्रकार हैं। एक तो ज्ञान सरई शाखा या इसको बोलते हैं दूसरा नाम ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा है प्रेम सरई शाखा या प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, ये निर्गुण के दो टाइप्स था। अब सगुण के दो टाइप में है राम भक्ति शाखा और इधर है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो निर्गुण दो प्रकार, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण दो प्रकार, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। जो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वह है कबीरदास। कौन है, कबीरदास। प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, वह है तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वह है सूरदास। आगे देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा किस पर आधारित होता है, तो ज्ञान पर। और प्रेम मार्गी शाखा किस पर आधारित होता है, तो प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति पर निर्भर होता है। अब देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि को संत बोला जाता है और प्रेम मार्गी शाखा के कवि को सूफी बोला जाता है। तो प्रमुख संत है कबीरदास, रचना है बीजक। ठीक है, संग्रह है बीजक। रैदास का जो क्या किया गया था, तो गुरु ग्रंथ साहब में इनका रचना को संकलित किया गया था, रैदास की रचना को। फिर है गुरु नानक, फिर है दादू दयाल, फिर है सुंदरदास, फिर है रजब इत्यादि। ये सब संत हैं ज्ञान मार्गी शाखा के। प्रेम मार्गी शाखा के जो सूफी हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी और दूसरा है कुतुबन। आगे है मंझन, फिर है मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि किसको बोला जाता है, तो मुल्ला दाऊद को बोला जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि किसको बोला जाता है, तो मुल्ला दाऊद को बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे है यहाँ से राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा जो कवियों का संबंध रहा है वो रामानंद से रहा है। किसे, रामानंद से। इनमें कवि हैं तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान। मैंने जो कि रामचंद्र से संबंधित, राम से संबंधित कुछ रचना किए हैं वो राम भक्ति शाखा में आएंगे। तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम और प्राणचंद्र चौहान। आगे है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा का जो संबंध है ना वह वल्लभाचार्य से है। वल्लभाचार्य के नीचे हैं कवि सूरदास, कृष्णदास, मीरा, नंददास, रसखान, रहीम। मीरा जो है ना वो रैदास के शिष्य है, मीरा रैदास के शिष्य। आगे देखिए, आगे हम लोग भक्ति के 4 संप्रदाय में बांट करके और अच्छा ढंग से
समझने का प्रयास किए हैं। तो भक्ति के 4 संप्रदाय, एक तो श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के शिष्य का नाम था रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें से रैदास, कबीरदास, पीपा, सेननाई, धन्ना, नाभादास और नरहरियादास, सुखानंद, सूरसरी और पद्मावती। आगे है इसके बाद का ब्रह्म संप्रदाय। प्रवर्तक है माधवाचार्य चैतन्य महाप्रभु। प्रवर्तक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के मेन प्रवर्तक है माधवाचार्य, लेकिन माधवाचार्य ने भी अपना एक माधव गौड़िया संप्रदाय बनाया था, तो इसको आगे फैलाने का काम किए थे चैतन्य महाप्रभु। तीसरा में है आगे दोस्तों, वह है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। कौन है? विष्णु स्वामी। इनके अनुयायी हैं सूरदास और अष्टाछाप के कवि। अष्टाछाप के कवियों का संग्रहण कब हुआ था? 1965 में संगठित हुए थे। सनकादि संप्रदाय या सनक संप्रदाय, प्रवर्तक है श्री निम्बार्क। कौन है? प्रवर्तक श्री निम्बार्क। अब हम लोग जो 8 कवियों के बारे में पढ़े थे ना, अष्टाछाप, तो इन्हीं के बारे में जानेंगे। अष्टाछाप में से 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के। आगे है छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंददास, विट्ठलनाथ स्वामी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा की रचना। कौन है? राम भक्ति शाखा की रचना। देखिए सबसे पहला है तुलसीदास की रचनाएं। वह है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी और रामलला नहछू। वंस अगेन, तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी और रामलला नहछू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे है दोस्तों अग्रदास के बारे में। अग्रदास का रचना है राम अष्टयाम और राम भजन मंजरी। इसको अष्टयाम भी बोल सकते हैं और भजन मंजरी भी बोल सकते हैं। नाभादास की रचना है भक्तमाल। नाभादास की रचना है भक्तमाल। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। कौन? रामचंद्रिका। रामानंद के राम आरती। नरहरिदास के वह है पौरुषेय रामायण। ईश्वरदास के है भरत मिलाप और अंगद पैज। ईश्वरदास के भरत मिलाप और अंगद पैज। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के रचनाकार। ठीक है, देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के रचनाकार में सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, भरमर गीत और सुरसरावली सूरदास की रचना है। मीराबाई की रचना है मीराबाई की पदावली और नरसी जी का मायरा, राग सोरठ, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद। ये मीराबाई की रचना है। मीराबाई की पदावली, नरहरि जी का मायरा, राग सोरठ, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद। आगे देखिए रस खान के रचना है कृष्ण भक्ति रचना प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रस खान। प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रस खान। परमानंद दास के है परमानंद सागर। कृष्णदास के है जुगलाम चरित्र, जुगलमान चरित्र। कुंभन दास के है फुटकल पद। श्री भट्ट के है युगल शतक। नरोत्तम दास के है सुदामा चरित और ध्रुव दास के है, यहाँ पास जूम आउट कर लीजिए आप, इसको अच्छा कर लीजिए, ध्रुव दास के हैं भक्त नामावली और रस लावनी। भक्त नामावली और रस लावनी। ठीक है, ये है। और है ऊपर 2 रचना। एक है चतुर्भुज दास का, उसका नाम है भक्ति प्रताप और द्वादश यश। और एक है छीत स्वामी, फुटकल दास की रचना है छीत स्वामी की रचनाकार कौन है? फुटकल दास।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद दोस्तों रीतिकाल। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो आदिकाल पढ़ लिए और भक्ति काल पढ़ लिए और तीसरा फेज में आ गए रीतिकाल के पास। ठीक है, देखिए हिंदी में रीति या काव्य रीति का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था। हिंदी में रीति या काव्य रीति का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था, इसलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपण लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा जाता है। रीति काव्य में इनके जो कवि और आलोचक हैं उन्होंने रीति काल को अलंकार काल बोले थे। क्या? अलंकरण काल। उनका नाम है गोलेंद्र पटेल। गोलेंद्र पटेल ने रीति काल को अलंकरण काल बोले थे। आगे देखिए, इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यह युग मुक्तक रचना का युग है। यह युग मुक्तक रचना का युग है। रीति काल का मुख्यतः कवित सवैया दोहे इस युग में लिखे गए। कौन युग में? तो रीति काल युग में। रीति काल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। अधिकांश कवि जो थे ना वो सब राजा महाराजाओं के दरबारी कवि थे। रीति काल के संस्कृतज्ञ जिसने रचना आरंभ किए वह है आचार्य केशव दास। आचार्य केशव दास रीति काल के जनक माने जाते हैं। आचार्य केशव दास किसके जरिए? तो नागेंद्र इनको मानते हैं रीति काल के जनक। नागेंद्र मानते हैं रीति काल के जनक। ठीक है, आचार्य केशव दास का रचना है कवि प्रिया, रसक प्रिया और रामचंद्रिका। तो कवि प्रिया जो है ना ये अलंकार का उदाहरण है और रसिक प्रिया जो है ना ये रस का उदाहरण है। भूषण पहले रीतिकालीन जो वीर रस में रचना किए थे। भूषण पहले रीतिकालीन थे जो वीर रस में रचना किए थे। रीतिकाल को 3 श्रेणी बांटा गया है: रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। चलिए आगे देखिए, आगे है रीति काल के कवि मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। रीति काल के कवि ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। बिहारी रीति काल के प्रमुख कवि हैं। बिहारी रीति काल के प्रमुख कवि हैं। रीति काल की प्रथम रचना है हित तरंगिनी। हित तरंगिनी के लेखक है चिंतामणि और रीति काल के प्रवर्तक कवि बोला जाता है चिंतामणि को। रीति काल के प्रवर्तक कवि किसको बोला जाता है? चिंतामणि को। लेकिन डॉक्टर नागेंद्र जो है ना वो रीति काल के प्रवर्तक कवि किसको मानते हैं? तो आचार्य केशव दास को। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। अब देखिए, अब है रीति काल की प्रमुख रचना। जैसे चिंतामणि, चिंतामणि क्या क्या रचे थे? तो कवि कुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। कवि कुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। आगे है मतीराम। मतीराम की रचना है रसराज और ललित ललाम। रसराज और ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। अलंकार पंचाशिका और एक है वृत्त कौमुदी। आगे है राजा जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषा भूषण। कौन? भाषा भूषण। भिखारी दास के द्वारा रचित काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास के द्वारा। याकूब खां रसभूषण। याकूब खां के रचनाकार रसभूषण। रसिक सुमति के रचनाकार अलंकार चंद्रोदय। अलंकार चंद्रोदय। दुल्ह के रचनाकार रचना है कवि कुल कंठ भरण। और देव के जो रचना है वह है दोस्तों
शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद और सुख सागर तरंग। शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद और सुख सागर तरंग। आगे है कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य। कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य, ये सब तो याद करना ही होगा ना, इसमें क्या समझाएं, ठीक है। सुखदेव मिश्र की रचना है रसावर्ण। दलपति राय की रचना है अलंकार लाकर। माखन की रचना है छंद विलास। बिहारी की रचना है बिहारी सत्सई। रसनिधि की रचना है रतन हजारा। घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्कलता और प्रीति पावस और पदावली। घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्कलता, प्रीति पावस, पदावली। आलम की रचना है आलम केली। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक। पद्माकर भट्ट की रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। हिम्मत बहादुर बिरुदावली। द्विजदेव की रचना है श्रृंगार बतीसी श्रृंगार लतिका। श्रृंगार बतीसी श्रृंगार लतिका। और रचना है रीतिकाल में लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। कौन? छत्र प्रकाश। सुदन का है सुजान चरित। सुदन का है सुजान चरित। जोधराज का है हमीर रासो। जोधराज का है हमीर रासो। भूषण का है शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक। वृंद का है वृंद सत्सई। राम सहाय का है राम सत्सई। गुरु गोविंद सिंह का है सुनीति प्रकाश, सर्व 16 प्रकाश और चंडी चरित्र। दीनदयाल का है अंत्योक्ति कल्पद्रुम और खुमान का है लक्ष्मण शतक। कौन है? लक्ष्मण शतक। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आदिकाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आगे हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आदिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, क्योंकि इसमें पद के साथ साथ गद्य, समालोचन, कहानी, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ था। इसीलिए हम लोग आदिकाल को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। कहे कि पत्र का, समालोचना का, कहानी का, नाटक का, पत्रकारिता का, सभी चीज़ों का विकास हो गया था, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। आधुनिक काल में जो गद्य की है ना, ये प्रधानता रही है। यहाँ पास लगा लिए, आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता रही है। इस काल की प्रमुख जो रचना है ना आधुनिक काल का, ठीक है, इस काल का जो प्रमुख साहित्यकार आगे जान लीजिए, तब रचना जानेंगे। तो इसमें जो है ना, जैसे समालोचक कवि हैं, कहानी लेखक है, उपन्यासकार हैं, तो अलग अलग पहले नाम जान लीजिए, फिर उनकी रचना जानेंगे। देखिए, तो समालोचक में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह वर्मा, ठीक है, शर्मा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समालोचक कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर राम रतन भटनागर। ये सब आलोचक थे या समालोचक बोल सकते हैं। उस समय में कहानी लेखक कौन कौन थे आदिकाल में, आधुनिक काल में? प्रेमचंद, विनोद शंकर व्यास, प्रसाद, पंत, गुलेरी, निराला, कौशिक, सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार, हृदयेश मनु बुंदेली। उपन्यासकार कौन थे? तो प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, प्रसाद, उग्र, हृदयेश, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा और गुरुदत्त श्रद्धाराम फिलोरी। नाटककार हैं प्रसाद, सेठ गोविंददास और गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट और राजकुमार वर्मा। निबंध लेखक हैं आचार्य द्विवेदी, माधव प्रसाद शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बाबू, पदम सिंह और अध्यापक पूर्ण सिंह। अब हम लोग आधुनिक काल का जो हिंदी का इतिहास रहा है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो आधुनिक हिंदी का जो इतिहास है वो 2 भागों में बांटा गया है।
एक तो है आधुनिक हिंदी का गद्य का इतिहास और एक है आधुनिक हिंदी का पद का इतिहास। ठीक है, तो दोनों में 6-6 पार्ट हैं। देखिए, पहला है पूर्व भारतेंदु युग, जिसको प्राचीन युग भी बोला जाता है। 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 इसका समय काल है। भारतेंदु युग, इसको नव जागरण काल भी बोलते हैं, 1868 से लेकर के 1900। फिर द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1922 तक, द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1922 तक। फिर है शुक्ल युग, छायावादी युग है यह, 1922 से लेकर के 1938 तक। छायावादी युग है 1922 से लेकर के 1938। फिर है शुक्लोत्तर युग, छायावाद उत्तर युग इसको बोलते हैं, 1938 से 47। फिर है स्वतंत्रता उत्तर युग, 1947 से अब तक। ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए, आधुनिक हिंदी का पद का इतिहास 6 भागों में। पहला है भारतेंदु युग, समय है 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी, 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी। दूसरा है द्विवेदी युग, 1903 से लेकर के 1916। दूसरा क्या है? द्विवेदी युग, 1903 से लेकर के 1916। छायावादी युग, 1920 से लेकर के 1936। फिर है उत्तर छायावाद युग या प्रगतिवादी युग, ये है 1936 से 43। ठीक है, उत्तर छायावाद युग या प्रगतिवादी युग, इसका समय है 1936 से 43। और आगे हम लोग एक पढ़ेंगे दोस्तों, वह है प्रयोगवादी। कौन है? देखिए यहाँ पास आपको दिखा होगा गुलाबी कलर का, प्रयोगवादी। इसकी जो समय है वह है 1943 से 50, और जो नई कविता युग का समय है वो 50 से लेकर के अब तक है। ठीक है, तो समय सारणी यहाँ से आप इस टेबल से याद जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों भारतेंदु युग के बारे में। जो भी हम लोग पढ़ें आधुनिक हिंदी पद का इतिहास में 6 भाग, उसी के भारतेंदु युग यानी कि पहला भाग के बारे में। देखिए, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंदु युग को क्या माना जाता है? आधुनिक हिंदी का प्रवेश द्वार। यह युग नव जागरण का युग है। कैसा? तो नव जागरण का युग है। ठीक है, देशभक्ति का युग है। भारतेंदु युग काव्य की विशेषता, पहला है विशेषता में राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा है सामाजिक चेतना का विकास, तीसरा हास्य व्यंग, चौथा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, और पांचवा मुक्तक प्रबंध और काव्य का प्रयोग। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचना। देखिए, पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रचना है प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी। प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली। फिर है जगमोहन सिंह देवयानी। कौन है? जगमोहन सिंह देवयानी। फिर है राधा चरण गोस्वामी, नौ भक्तमाल। फिर है अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे पार्ट के बारे में, यानी कि द्विवेदी युग के बारे में। किसके बारे में? द्विवेदी युग के बारे में। यह युग की कविता में खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगी है। प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी एक पत्रिका संग्रह है, वह है सरस्वती। क्या है? पत्रिका है। तो इसका संपादन इन्होंने किया था। द्विवेदी युग की विशेषता में पहला है देशभक्ति कविता का विकास, दूसरा है अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध, तीसरा है वर्णन प्रधान कविताएं, और पांचवा है मानव प्रेम। चौथा है मानव प्रेम, और पांचवा है प्रकृति चित्रण। ये उस समय की विशेषता है। आगे देखिए, आगे है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचना। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचना। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा और सुमन। काव्य मंजूषा और सुमन इनकी रचना है। फिर है मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी,
जयद्रथवध साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पंचवटी, जयद्रथवध और साकेत। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है मपपर्ण और एक है युगचरण। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है स्वप्न, पथिक और मिलन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है प्रिय प्रवास या रसक लस। आगे पढ़ेंगे हम लोग छायावादी युग के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग छायावादी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद कहा जाता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विरोध को छायावाद कहा जाता है। प्रकृति पर चेतना का आरोप को भी छायावाद कहते हैं। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी क्या बोलते हैं, छायावादी युग, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत कथन होगा। जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावादी कविता वाणी का वह काव्यान्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसी छाया, तरलता और युवती के लज्जाभूषण जैसी श्री से संयुक्त है। छायावादी का विशेषता, पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता है। दूसरा है श्रृंगार भावना। तीसरा है प्रकृति का मानवीकरण। चौथा है अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। पांचवा है नारी के प्रति नवीन भावना। आगे देखिए, आगे है जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद की जो रचना है या जो छायावाद के तरई माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्रसाद, पंत और निराला। प्रसाद, पंत और निराला माने जाते हैं छायावाद के तरई। छायावाद के प्रमुख कवि और रचना में है जयशंकर प्रसाद कमायनी आंसू लहर। जयशंकर प्रसाद कमायनी आंसू लहर, ठीक है। महादेवी वर्मा का है नीरजा निहार रश्मि सांध्य गीत यामा। नीरजा निहार रश्मि सांध्य गीत यामा। सुमित्रानंद पंत का है पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, बीना, स्वर्णधूलि। पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, बीना, स्वर्णधूलि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अनामिका, गीतिका, परिमल, नए पत्ते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अनामिका, गीतिका, परिमल, नए पत्ते। राजकुमार वर्मा का है आकाश गंगा, निषीद और चित्ररेखा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों उत्तर छायावाद युग या प्रगतिवादी युग। उत्तर छायावादी युग या प्रगतिवादी युग, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। देखिए, प्रगतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उस सब को संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना का समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी दृष्टि से युग को जो है वो समाज को दो भागों में बांटा गया है। पहला शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। प्रगतिशील लेखकों का पहला सम्मेलन लखनऊ में हुआ जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने किए थे, ठीक है। प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषता में है शोषकों के प्रति विद्रोह, समाज में समानता का बल, नारी शोषण के विरोध और ईश्वर के प्रति अनास्था। अब देखिए, सुमित्रानंद पंत को प्रगतिवाद का जनक माना जाता है। प्रगतिवाद की पहली रचना है युगवाणी। कौन है? युगवाणी। अब है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और रचना। पहला है नागार्जुन, युगधारा, तुमने कहा था, तालाब की मछली, हजार बाहों वाली, नागार्जुन का है। केदारनाथ अग्रवाल का युग की गंगा और काव्य संग्रह इसमें 1947 में हुआ है जिंद के बादल। त्रिलोचन में धरती 1945, रांगेय राघव में पांचाली, राह के दीपक और
पिछलते कर लीजिए यहाँ पास, पिछलते पत्थर। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कुकुरमुत्ता, और हंस में 1941 में छपा है, और नए पत्ते बेला और अपर्णा। आगे है प्रयोगवादी। प्रयोगवादी की जो विशेषता है वह है प्रेम भावनाओं का खुलना, निराशावाद की प्रधानता, अहम की प्रधानता और व्यंग की प्रधानता। अज्ञेय जो है वो प्रतीक मासिक पत्रिका लिखे, इससे प्रयोगवाद का रहस्य स्पष्ट हुआ। सातवीं, 7 कवियों का संग्रह। 7 कवियों का संग्रह को जो है ना, ये तार सप्तक, 7 कवियों के संग्रह को तार सप्तक बोलते हैं। 4 तार सप्तक इन्होंने रचे थे, प्रथम 1943 में, दूसरा 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रमुख प्रयोगवादी कवि और रचना। तो पहला है अज्ञेय। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष ये रौंदे हुए और इतले अलम। धर्मवीर भारती का है अंधाधुक, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। गिरजा कुमार माथुर का है धूप के धान, नाश और निर्माण और शीला पंख चमकीले। भारत भूषण अग्रवाल का है ओ अप्रस्तुत मन, और आगे है उतना वह सूरज, उतना वह सूरज। 2 बार है ना, उतना वह सूरज, उतना वह सूरज। इसके लिए साहित्य अकादमी में इनको पुरस्कार मिला है। नरेश मेहता का है वन पाखी और संशय की एक रात। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है एक सुनी नाव और बांस की पुल और काठ की घंटियाँ। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर। तो सरल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है प्रगतिवाद में, और इसमें अनपढ़ शब्दावली, असंबद्ध उपमाओं का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रगतिवाद में जिंदगी का यथार्थ चित्रण, और इसमें बौद्धिकता की प्रधानता, इसमें जन जागरण से सहानुभूति, इसमें वैतिकता की प्रधानता। फिर आगे छायावाद रहस्यवाद में अंतर। देखिए इसमें कल्पना की प्रधानता, इसमें चिंतन की प्रधानता, इसमें भावना की प्रधानता, इसमें ज्ञान की प्रधानता। यह प्रकृति मूलक, यह प्रकृति दार्शनिक। इसकी प्रकृति में आत्मा के दर्शन हैं, इसकी प्रकृति में ईश्वरीय आभा की दर्शन है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विचार या विद्रोह, इसमें है कण कण में परमात्मा। रहस्यवाद के प्रमुख कवि हैं कबीर, जायसी और मीरा। आगे है नई कविता। नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1950 से 52 के बीच में आए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये वाला लाइन कि नई कविता आंदोलन का प्रारंभ इलाहाबाद से 1954 में प्रकाशित नई कविता का पत्रिका माना जाता है। अब इसको 1954 में इसका प्रकाशन किया गया था। नई कविता की विशेषताएं, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर, ठीक है, उसे नई दृष्टि प्रदान करना विशेषता है। यह प्रयोगों की नवीनता, माने नए नए प्रयोग विशेषता है। नूतन बिंबों की खोज और व्यंग की प्रधानता। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख कवि व रचना। पहला है भवानी प्रसाद मिश्र। रचना है सनाता, गीत फरोश और चकित है दुख। कुंवर नारायण का आमने सामने, कोई दूसरा नहीं और चक्रव्यूह। दुष्यंत कुमार का है सूर्य का स्वागत और साये में धूप और आवाज़ों के घेरे। जगदीश गुप्त का है नाव के पाँव, शब्ददंश, बोधि वृक्ष और सम्बुक। शमशेर बहादुर सिंह का है इतने पास अपने और बात बोलेगी हम नहीं, और फिर है काल तुझसे होड़ है मेरी। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नवगीत के बारे में। ठीक है, आखिरी टॉपिक है इसका। देखिए नवगीत। नवगीत को नए गीत भी कहा जाता है। ठीक है, पद काव्य की एक विद्या गीत है यह। गीत में लय, गति और ताल होती है। इस तरह के गीत में गीतकार कुछ मौलिक नवीनता ले आए तो वह नवगीत कहलाता है। नवगीत 2 प्रकार के अक्षरों से मिलकर बना है, नव और गीत से। नव माने हो गया नई कविता और गीत माने हो गया कि गीत विद्या।
नवगीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर के हैं। ये जन्म हुआ था 12 जुलाई 1930 को, मृत्यु 8 नवंबर 2007 को। नवगीत के प्रमुख पुस्तक है गीतांगिनी राजेंद्र प्रसाद सिंह का 1958, 5 जोड़ बांसुरी ठाकुर प्रसाद सिंह का, ओ प्रतीक्षित डॉक्टर शांति सुमन का, हिंदी नवगीत उद्धव और विकास डॉक्टर राजेंद्र गौतम का, और नवगीत दशक 3 खंडों में, और नवगीत एकादश और यात्रा में 7-7। आगे है इसके बाद गीत वसुधा, रात आँख जो है वो मुढेर कर जगी, ठीक है। फिर है आगे इसके बाद कि भरी सड़क पर, फिर है नवगीत 2013, फिर है समकालीन छंद प्रसंग 2013, फिर है दोस्तों अनुभव की सीढ़ी 2014, फिर है नई सदी के नवगीत 2018, फिर है धार पर हम, और फिर है शब्दायन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख नवगीतकार और रचना। वीरेंद्र मिश्र तो झुलसा है छाया, नटधूप और गीतम। शंभुनाथ सिंह का है दर्द जहाँ नीला है और नवगीत दशक। रामनाथ अवस्थी का है बंद न करना द्वार। सोन ठाकुर का है एक ऋचा पाटल की। फिर है मादिनी का राजेंद्र प्रसाद सिंह 1955, ठीक है। इसमें 50 से 55 गीत शामिल किए गए हैं, 54 गीत। प्रथम स्वतंत्र नवगीत कृति का नाम है आओ खुली बयार। आगे है लोकगीत, ठीक है। ये गीत व्यक्ति विशेष न होकर समूह विशेष होते हैं, आप जानते हैं। इनका रचयिता का नाम नहीं पता होता, ये अज्ञात होते हैं। ये मौलिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होता है। प्रमुख लोकगीत आपके लिए आगे सामने है, जैसे लावनी महाराष्ट्र में, पंडावनी राजस्थान एमपी छत्तीसगढ़ में, और बटियाली बांग्लादेश के इलाका में, बिहू गीत असम में, और मदिगा उप्पू आंध्र प्रदेश में, माला जमदिका आंध्र प्रदेश में, टोकी गीत असम में, गरबा गुजरात में, दोहा गुजरात में, माहिया पंजाब में। तो दोस्तों मिलेंगे अब हम लोग रिवीजन एक्सप्रेस के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।